ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 3 है। फर्स्ट और सेकंड पहले हो चुका है और उसके बाद मैंने एक दो करेक्शन करवाए हैं, जिसको 1-2 मिनट के वीडियो मैंने डाल रखे हैं, जो बाय मिस्टेक या बाय स्लिप ऑफ टंग मेरे से बोला गया या लिखा गया, तो वो सब लिखा हुआ आप कृपया करके उसको चेंज कर लोगे, सुधार कर लोगे। और एक पेन ले लो, कॉपी ले लो, तभी बैठो, ताकि जो भी मैं यहाँ पे रिएक्शन करा रहा हूँ या जो भी बात मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, वो आपसे को पूरा क्लियर होता चले। आप हर किसी चीज़ का नोट्स बनाते चलो, कहीं पे कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं है आपको, हर चीज़ मैं आपको यहाँ पे दे दूँगा। ठीक है, बस आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए बेहतर। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, जो भी देख रहे हो, 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, हर क्लास के लिए ये बात एप्लीकेबल है। ठीक है, अपने दोस्तों को बताएं ताकि वो भी शेयर कर ले, ताकि वो भी शेयर करे, सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी मैं लेक्चर डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। ठीक है, तो चलिए आज शुरू मैं करता हूँ अगला टॉपिक किसी का, चेंज इन स्टेट। ठीक है, तो स्टेट में चेंजिंग का मतलब कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में पहले मान लेते हैं किसी दूसरे स्टेट में था। स्टेट का मतलब मैंने बताया था यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड, गैस में से किसी में हो सकता है, बाद में वो किसी और स्टेट में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसा भी अगर हुआ तो हम कहेंगे कि वो किस चीज़ का लक्षण है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल इक्वेशन का, केमिकल रिएक्शन का। ठीक है, यानी लिखेंगे क्या कि इन सम केमिकल रिएक्शन there may be change in state। यानी स्टेट का मतलब क्या बोले यहाँ पे, सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, इसमें 1-2 एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। जैसे पहला एग्जाम्पल है कि आप कैंडल को बर्न करते हो। ठीक है, तो कैंडल को बर्न करते हो तो क्या देखते हो कि वो था सॉलिड में, और सॉलिड में जब वो जलने लगा तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। यानी इफ़ बी बर्न कैंडल देन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस and water vapor is formed and water is formed। ठीक है, जैसे कैंडल वैक्स हो गया, कैंडल का वैक्स हो गया, ये किस चीज़ का बना हुआ होता है, तो हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, वैसा कंपाउंड जो बना हो हाइड्रोजन और कार्बन का, यानी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। तो जब इसको हम लोग जलाएंगे तो क्या देखते हैं, जब इसको हम लोग कैंडल वैक्स को बर्न करेंगे, यानी ये हमारे पास अगर कैंडल का वैक्स है, ठीक है, कैंडल है, तो इसको बर्न कर दो, क्या कर दो, बर्न करो। तो चूँकि ये कार्बन कंपाउंड है, तो कार्बन कंपाउंड का एक खास लक्षण होता है कि वो जब भी जलता है तो CO2 प्लस H2O में टूट जाता है, यानी CO2 प्लस H2O। ठीक है, अब आपके लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि आप इसको बताओगे, मेरे को कमेंट में बता सकते हो या किसी भी माध्यम से, नहीं तो मैं अगले क्लास में फिर कराऊंगा कि वाई रिस्पायरेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया है कितनी बार। वाई रिस्पायरेशन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी रिस्पायरेशन एक एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, क्यों, ये आपको बताना है। ठीक है, अब मैं शुरू करता हूँ केमिकल रिएक्शन को। ठीक है, पहले भी मैं इसका डेफिनेशन बता चुका हूँ, लेकिन फिर से एक बार मैं, अब अभी तक ये इस चैप्टर का ट्रेलर चल रहा था, जो भी अब है वो और भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में हमने क्या बोला था कि आपको कि एक वैसा रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन करता है, और कंबाइन करने के बाद एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, जिसका प्रॉपर्टी पूरी तरह से अलग होता है फ्रॉम दोज ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। ठीक है, तो डेफिनेशन मैंने पहले भी लिख रखा है, एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ। क्या होगा, द रिएक्शन इन विच, एक वैसा रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस, इन विच 2 और
more substance combined या combines together to form a new substance whose property is entirely different from किससे, फ्रॉम द रिएक्टिंग सब्सटेंस, जो रिएक्ट कर रहा था उससे अलग होगा, किसका, प्रोडक्ट का, फ्रॉम रिएक्टिंग सब्सटेंस। क्लियर है। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बहुत सिंपल सा बताया था जो आपको याद रहने वाला है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये बनाता है क्या, H2O, वाटर, जलने वाला, जलने में मदद करने वाला, और ये आग बुझाने वाला। ठीक है, यानी ये है दोनों अग लगावन है और ये अग बुझावन है। तो देख ही सकते हो जस्ट उल्टा, यानी पूरी तरह से प्रॉपर्टी क्या हो गया है, चेंज हो गया है। क्लियर है। और फिर भी यह भी बताया था कि जो रिएक्ट करता है, ठीक है, जो कंबाइन करता है या जो रिएक्ट करता है उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था, रिएक्टेंट्स, और जो बनता है उसका नाम हम लोगों ने क्या दिया था, प्रोडक्ट्स दिया था। ठीक है। एक और भी लाइन यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जो रिएक्टिंग सब्सटेंस है, जो रिएक्ट कर रहा है, यानी जो रिएक्टेंट्स है, उसको हमेशा लेफ़्ट साइड में लिखते हैं। ठीक है, और बीच में एरो का साइन देते हैं, और राइट साइड में जो प्रोडक्ट बनता है वो लिखते हैं। तो इस लाइन को मैं लिख दे रहा हूँ कि जो रिएक्टिंग सब्सटेंस है, द रिएक्टिंग सब्सटेंस आर always written on the left side of arrow। ठीक है, विथ प्लस साइन, ध्यान रखिएगा हमेशा प्लस, ऐसा नहीं किसी भी रिएक्शन में माइनस नहीं देखने वाले हो तुम। तो इट इज ऑलवेज रिटन विथ ऑन द लेफ्ट साइड विथ पॉजिटिव साइन, एंड द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट होता है, इज ऑलवेज रिटेन ऑन द राइट साइड। प्रोडक्ट को हमेशा कौन से साइड में लिखते हैं, राइट साइड में। बीच में कौन सा हो जाता है, एरो का साइन हो जाता है। ठीक है। अब केमिकल इक्वेशन, नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिए, केमिकल इक्वेशन। क्या बोले केमिकल रिएक्शन का, तो वैसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस, याद हो जाना चाहिए बिल्कुल यहीं पे, एक वैसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन किया, कंबाइन करने के बाद एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, और जो रिएक्ट करता है उसको रिएक्टेंट्स बोलते हैं, जो बन कर के आता है उसको प्रोडक्ट्स बोलते हैं। और जो प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज अगर देखोगे तो प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी पूरी तरह से अलग होता है रिएक्टेंट से। ठीक है। उसके बाद और भी क्या बोले कि रिएक्टेंट्स में अगर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स है या कंपाउंड्स है, उसको आप लिख रहे हो तो प्लस साइन के साथ लिखते हैं, और एक बीच में एरो का साइन होता है। क्लियर है। अब केमिकल इक्वेशन क्या हो गया, तो केमिकल रिएक्शन को अगर हम लोग उसके प्रॉपर सिंबल के साथ लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, H2O2 नहीं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बराबर वाटर हम लिखते हैं, तो वो कहलाता है केमिकल रिएक्शन। और उसी को अगर तुम इस तरह से लिख दो, H2 प्लस O2 बराबर H2O, यानी एरो H2O, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। ठीक है। ऐसे मान लेते हैं, लिखें Zn प्लस HCl बराबर ZnCl2 प्लस H2, तो ये क्या कहलाएगा, Zn लिख दिए तो ये इक्वेशन कहलाएगा। उसी को अगर लिखते जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड बराबर जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, तो वो क्या कहलाएगा, केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। यानी क्या इसमें लिखेंगे कि द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द केमिकल रिएक्शन with their symbols, सिंबल किसके लिए, फॉर एलिमेंट्स एंड फॉर्मूले फॉर कंपाउंड्स इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है। अब जो भी मैं एग्जांपल यहाँ पे दूंगा वो केमिकल इक्वेशन का, एक एग्जांपल दोनों का दे रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कि हमने लिखा यहाँ पे जिंक और प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
ये क्या बना दिया, तो जिंक क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन, तो ये क्या कहलाएगा, केमिकल रिएक्शन कहलाएगा, केमिकल इक्वेशन नहीं। अब केमिकल रिएक्शन को ही अगर उसके सिंबल और फॉर्मूले के फॉर्म में लिख दिए तब उसी को केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो जिंक का क्या हो जाएगा, Zn, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl, जिंक क्लोराइड का ZnCl2 प्लस H2, तो ये क्या कहलाएगा अब, केमिकल इक्वेशन। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, एक दो एग्जांपल मैं और यहाँ पे लगे हाथ दे देता हूँ। जैसे मीथेन है CH4 और प्लस ऑक्सीजन है, तो ये बना देता है CO2 प्लस H2O। तो देखो, अगर लिखते हैं मीथेन प्लस ऑक्सीजन बराबर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो वो क्या कहलाता, केमिकल रिएक्शन। लेकिन इसको लिखे हैं सिंबल और फॉर्मूले एलिमेंट्स के फॉर्म में, CH4 प्लस O2 बराबर CO2 प्लस H2O, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। क्या क्लियर है इतना। अब अगला टॉपिक जो है वो यह है कि हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन को हाउ टू मेक एनी केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन कौन सा तरीका है जिससे हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव मतलब ऐसा इन्फॉर्मेटिव कहने का मतलब क्या है कि ऐसा बना दिए कि वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे। तो देखो, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कब देगा वो, तो जब जो भी उसमें है वो सभी चीज़ों को, कोई भी अगर तुम ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तो कौन क्या चीज़ है, जैसे हाइड्रोजन है तो ये गैस है तो यहाँ पे गैस लिख दिए, ऑक्सीजन है तो ये गैस है तो यहाँ पे गैस लिख दिए, वाटर है तो ये लिक्विड है तो यहाँ पे लिक्विड लिख दिए। ठीक है, तो इससे क्या हो गया कि इन्फॉर्मेशन हमें ज़्यादा मिल रहा है कि हाँ ये सब गैस है और ये लिक्विड है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होगा कि कलर में चेंजिंग होगा तो आप उस चीज़ों को भी लिख दें कि हाँ पहले से पर्पल कलर था या ऑरेंज कलर था, बाद में ग्रीन में कन्वर्ट हो गया है, तो कलर जो भी चेंजिंग हो रहा है उसको इंडिकेट कर दें। ठीक है, तीसरा पॉइंट में और भी क्या लिख सकते हैं, उसको बैलेंस कर दें, तब वो और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगेगा। ठीक है, चौथा क्या है कि वो कौन से कंडीशन में हो रहा है, यानी उसको रिएक्शन को होने के लिए क्या हमको हीट देना पड़ रहा है, यानी एक्सटर्नल सोर्स का भी ज़रूरत क्या हो रहा है, या कितने टेम्परेचर पे दे रहे हैं, कितने टेम्परेचर पे रिएक्शन को करवा रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को अगर लिख देते हैं तो कोई भी केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होता है। कौन कौन बोले, चार चीज़। सबसे पहला क्या कि उसका स्टेट लिख दीजिए, यानी सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। दूसरा चीज़ क्या बोले, कलर में परिवर्तन हो रहा है, वो लिख दीजिए। तीसरा हमने क्या बोला कि बैलेंस कर दीजिए, और चौथा में क्या बोले हम कि कौन से कंडीशन में रिएक्शन हो रहा है उसको लिख दीजिए। ठीक है, याद रहेगा। कौन कौन सा, स्टेट लिख दीजिए, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। दूसरा में कलर में परिवर्तन हो रहा है उसको लिख दीजिए। तीसरा में उसको बैलेंस कर दीजिए। ठीक है, चौथा में कंडीशन को लिख दीजिए। ठीक है, रट जाना चाहिए बिल्कुल यहीं पे। तो सबसे पहला में क्या लिखें कि बाय राइटिंग देयर स्टेट्स। ठीक है, यानी उसके स्टेट्स को लिख दो। स्टेट में क्या होगा, सॉलिड, लिक्विड है या गैस है, इसको लिख दीजिए। दूसरा में बाय राइटिंग कलर चेंज या चेंज इन कलर चेंज। ठीक है, उसको लिख दीजिए। तीसरे में क्या बोले, बाय बैलेंसिंग इट। चौथा में क्या लिख दिए हैं, बोले बाय राइटिंग द कंडीशंस अंडर विच रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। तो अगर इतना हम लोग लिख देते हैं तब वो क्या कहलाएगा कि जो केमिकल रिएक्शन है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। अब देखो, स्टेट लिखेंगे तो उसके लिए आपको पहले से ही यानी कह सकते हो कि उस एलिमेंट या कंपाउंड का जानकारी होना चाहिए। ठीक है,
दूसरा यानी ये सब धीरे धीरे, आपको ऐसा नहीं है कि सारा कंपाउंड आपके घर में है, आप उस सबको देख रहे हो, तो जो भी है उन सभी चीज़ों को आप जैसे जैसे देखते जाओगे, पढ़ते जाओगे, सब समझ में आता रहेगा कि हाँ ये सॉलिड था, ये लिक्विड है, ये गैस है। उसी तरह से कलर चेंजिंग में भी सेम कंडीशन है। आप किसी भी कंपाउंड को जान नहीं रहे हो, किसी भी एलिमेंट को जान नहीं रहे हो, पहले से आपके घर में है नहीं, तो जिसका पढ़े हो वो याद है, नहीं पढ़े हो वो आगे में पढ़ते रहेंगे हम लोग। तो हम यहाँ से यही बस कहना चाह रहे हैं कि यह सब आपको जैसे जैसे सिलेबस में पढ़ते चलोगे वैसे वैसे आपको याद होता चलेगा, ठीक है। कंडीशन भी ये सब जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट होता है तो सब ये तीनों का तीनों एक्सपेरिमेंट होता गया, पता चलता गया, लेकिन बैलेंस करने का जो तरीका है वो आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो बैलेंसिंग अब सीखते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमारे पास टॉपिक क्या है, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो बैलेंस किसको बोलते हैं, अनबैलेंस किसको बोलते हैं, पहले यही देख लेते हैं। तो सबसे पहला अनबैलेंस्ड को लेकर के चलते हैं, ठीक है। अनबैलेंस्ड किसको बोलते हैं, तो देखो रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में अगर एटम्स की संख्या, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, H2 है प्लस O2 है, ये बना दिया था क्या H2O। अगर ये LHS इसको मान के चलो, इसको RHS, तो LHS में हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, 2 ऑक्सीजन। RHS में देखोगे तो हाइड्रोजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो जब दोनों ही साइड में रिएक्टेंट्स में जितना एटम है और प्रोडक्ट में जितना एटम है वो उसकी संख्या बराबर नहीं रहे, देखो इसमें हाइड्रोजन तो बराबर है लेकिन ऑक्सीजन बराबर नहीं है, तो जब कोई भी एक एटम, कोई भी एक एलिमेंट दोनों साइड का बराबर नहीं रहता है तो अब हम लोग उसको बोलते हैं कि वो कैसा रिएक्शन है, अनबैलेंस्ड रिएक्शन है, ठीक है। और भी एक ले लेता हूँ, CH4 है, ये बना दिया, मान लेते हैं इसको जब जलाएंगे तो CO2 प्लस H2O। CH4 है, मीथेन है, तो मीथेन CH4 प्लस O2 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला देते हैं, तो ये क्या बना दिया, CO2 प्लस H2O। तो इसमें भी अगर देखोगे तो कार्बन 1, हाइड्रोजन 4 है, इधर हाइड्रोजन 2 ही है, तो बैलेंस नहीं है, क्लियर है। नेक्स्ट मान लेते हैं, और भी ऐसा ऐसा बहुत सारा हम लोग पीछे देखते चले हैं, H2 है प्लस N2 है, ये बना दिया क्या, NH3। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या देखते हैं कि हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 है LHS में, और N2 है, नाइट्रोजन कितना है, 2 है, और इधर RHS में नाइट्रोजन कितना है, सिर्फ 1 है, और हाइड्रोजन कितना हो गया, 3। तो देख रहे हैं कि सबका संख्या क्या, हाइड्रोजन का भी संख्या दोनों साइड में बराबर नहीं है, नाइट्रोजन का भी संख्या बराबर नहीं है। तो जब दोनों में बराबर नहीं रहता है तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अब डेफिनेशन इसका लिख दे रहा हूँ, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यानी द इक्वेशन इन विच the number of atoms on reactant side is not equal to the number of atoms in product side is called सो का मतलब अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, क्लियर है इतना। जैसे एग्जांपल में इतना सारा एग्जांपल दिए ही हैं, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इन सभी में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जितना नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट साइड में है उतना ही एरो के उस साइड में नहीं है, तो इसीलिए हम लोगों ने इसका नाम क्यों क्या दे दिया, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब देखो इसको अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का एक और भी नाम होता है, और भी इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो और भी हम लोग इसको बोलते हैं स्केलेटल, SKELETAL, स्केलेटल इक्वेशन। ध्यान में रखिएगा, कभी कभी अनबैलेंस ना पूछ करके आपसे स्केलेटल बोल देगा, तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि हाँ इसका एक और भी नाम होता है स्केलेटल, ठीक है। अब एक और भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में जो अक्सर या 1 नंबर वाले में क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या है कि अनबैलेंस्ड जो होता है वो क्या किसी चीज़ को वायलेट करता है, तो हाँ वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वायलेट करता है, ठीक है। क्योंकि इस साइड में देखो तो
हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है तो दोनों का मास तो सेम हो गया। ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है तो एक ऑक्सीजन का मास इधर ज़्यादा हो गया। मतलब कह सकते हैं कि और किसी भी रिएक्शन में कभी भी यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का ये उल्लंघन है, क्योंकि इधर में मास LHS में ज़्यादा है और RHS में मास की संख्या क्या हो गया, कम हो गया। तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वायलेट करता है। और हम जानते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वायलेट नहीं हो सकता है, इसीलिए ठीक है, सिंपली अपने सिलेबस तक की औकात तक की बात करो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वायलेट कर रहा है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम्स को सेम करते हैं और उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग, यानी बैलेंस करना। और उसके बाद जो इक्वेशन मिलता है उसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। यानी एक लाइन पहले मैं लिख दूं कि दिस वायलेट्स किस चीज़ को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करता है, ये वायलेट करता है। कैसे करता है, अभी देख लिए हम लोग कि नंबर ऑफ एटम्स की संख्या दोनों साइड में बराबर नहीं है, तो जिधर ज़्यादा है उधर मास ज़्यादा हो जाएगा, जिधर कम है उधर मास कम हो जाएगा। ठीक है, अब एक और लाइन में क्या बोल दिए हम कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग नंबर ऑफ एटम्स in reactant and product side, in reactant and product sides equal is called, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बैलेंसिंग। उसको क्या बोल दिया गया, बैलेंसिंग बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आता है क्या टॉपिक निकल करके, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस का डेफिनेशन तो अब मेरे समझ से आपको आ गया होगा कि क्या होता है। तो एक वैसा जिसमें नंबर ऑफ एटम्स की संख्या दोनों साइड में क्या हो, बराबर हो, और बराबर होगा तब वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी ओबे करेगा। ठीक है, यानी लिख देते हैं कि इफ़ द नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट साइड आर इक्वल, अगर क्या है नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड में इक्वल है तब हम लोग क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। BC शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। जैसे कि एग्जांपल लेकर के चलते हैं, Zn है प्लस H2SO4 है, ये क्या बना देता था, ZnSO4 और प्लस H2। तो इधर LHS में देख लो, सबसे पहले जिंक की संख्या कितना है, 1 है। हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2 है। सल्फर का संख्या कितना है, 1 है। और ऑक्सीजन का संख्या कितना है, 4 है। RHS में अगर देखोगे तो जिंक बराबर कितना है, 1 है। हाइड्रोजन देख लो कितना है, 2 है। सल्फर की संख्या कितना है, 1 है। और ऑक्सीजन की संख्या कितना है, O4 4 है। तो देख रहे हैं क्या, जिंक 1, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम्स की संख्या सेम है। तो ये कैसा इक्वेशन हो गया, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब ये क्या करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वायलेट नहीं करता, यानी ये ओबे करता है, इट ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये हो गया। अब हमारे पास में यह क्वेश्चन आता है कि मान जो बैलेंस है वो तो ठीक है, अब जो अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन है उसको बैलेंस कैसे करें, आता है कि नहीं क्वेश्चन। तो अगला हमारा टॉपिक यही है कि हाउ टू बैलेंस एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब कोई अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस कैसे करें। ठीक है, तो सबसे पहले उसके लिए आपको कुछ नोट पॉइंट ध्यान में रखना है। क्या है वो नोट पॉइंट, तो देखो बैलेंसिंग करने के समय में सबसे पहला ध्यान हम लोग यह देते हैं कि जब भी कोई डिजिट हम लोग रखते हैं तो राइट साइड में यानी फर्स्ट प्लेस पे रखते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हाँ यहाँ पे जिंक लेटेस्ट सपोज जैसे यहाँ पे मैं लेकर के चला था, N2 है, यहाँ पे है NH3 हो गया, तो यहाँ पे 2 गते से लिख दिए आराम से, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी जब भी रखते हैं तो फर्स्ट प्लेस पे रखते हैं। ठीक है, यानी किसी भी बैलेंसिंग करने के समय
ड्यूरिंग बैलेंसिंग डिजिट्स आर ओनली प्लेस्ड एट द फर्स्ट पॉजिटिव ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड। कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड है उसके पहले प्लेस पे रखते हैं, बीच में जा कर के कहीं पे भी हो, बीच में हम लोग नहीं रखते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट में आपको क्या ध्यान में रखना है कि ड्यूरिंग बैलेंसिंग डिजिट्स आर ओनली प्लेस्ड एट द फर्स्ट पॉजिटिव ऑफ एलिमेंट, फर्स्ट प्लेस लिख देता हूँ, पॉजिटिव नहीं, फर्स्ट प्लेस ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड। कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड है उसके पहले लिखते हैं, फर्स्ट में लिखते हैं। अब फर्स्ट प्लेस का मतलब कि ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ यहीं पे, यह भी एक एलिमेंट कंपाउंड है तो इसके भी फर्स्ट प्लेस यानी यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, दूसरे पॉइंट में क्या लेकर के चलते हैं, तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कैन बी मल्टीप्लाइड बाय एनी पॉजिटिव नंबर। देखो किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई तुम करके बैलेंस कर सकते हो। कोई भी पॉजिटिव नंबर है, चाहे वो फ्रैक्शन ही क्यों ना हो, आप उसको उससे मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर सकते हैं। मान लेते हैं किसी साइड में 4 है, इधर 2 है, ठीक है, तो 4 वाले साइड में 1/2 से गुना कर दो तो ये भी 2 हो जाएगा, ऐसा कर सकते हो। लेकिन तीसरे पॉइंट में क्या बोल रहे हैं कि अगर फ्रैक्शन रह जाता है, फिर यानी इफ़ फ्रैक्शन करने के बाद मान लेते हैं फ्रैक्शन से गुना कर दिया और फ्रैक्शन रह गया, तो इफ फ्रैक्शन अकर्स देन ट्राई टू एलिमिनेट इट, तब उसको कोशिश करो कि क्या हो जाए, वो ख़त्म करने की कोशिश करो। ठीक है, और ख़त्म करना ही होगा तुमको। जैसे देखो एक एग्जांपल ही ले लेता हूँ, इतना बात बोल दिए तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। H2 है प्लस O2 है, ये क्या बन गया, H2O बन गया। तो क्या देख रहे हैं, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, इधर क्या है, 2 ऑक्सीजन है, इधर 1 ऑक्सीजन है। तो क्या करोगे, इस ऑक्सीजन से में कितना से गुना कर दें, तो आधा से अगर गुना कर दें हम तो क्या ये पूरा सेम हो जाएगा, इधर भी आधा से गुना कर देंगे तो 2 था 1 हो गया, इधर भी 1 हो गया। तो इधर में 2 हाइड्रोजन, 2 H2 प्लस O2 H2 है, तो LHS में देखेंगे तो 2 हाइड्रोजन है। मैं जो भी यहाँ पे लिखा हूँ उसको सिद्ध करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, पॉजिटिव बस होना चाहिए, चाहे वो फ्रैक्शन ही क्यों ना हो। पहला पॉइंट में क्या बोले थे कि सिर्फ किस चीज़ से गुना, फर्स्ट प्लेस पे ही नंबर को आपको लिखना है। दूसरा पॉइंट में कि वो नंबर पॉजिटिव हो या फ्रैक्शन हो, कुछ भी हो सकता है, नहीं पॉजिटिव है, पॉजिटिव होना चाहिए, बाकी फ्रैक्शन हो या जो भी हो, फ्रैक्शन रह सकता है। और तीसरा कि अगर फ्रैक्शन रहा तो उसको हटाने की कोशिश करें। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे H2 प्लस O2 है, H2O, तो LHS में 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी कितना है, 2 है। और RHS में देखोगे तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। तो क्या करेंगे, इधर में ऑक्सीजन की संख्या 2 है, इधर में 1 है, तो इधर 1/2 से अगर ऑक्सीजन में गुना कर देंगे हम 1/2 से, तो क्या होगा, इससे ये कट जाएगा, यानी 1 ऑक्सीजन बच जाएगा। तो बस यही करो, 1/2 से गुना कर दो। अब जो इक्वेशन बच गया आपके पास, इतना सा इक्वेशन बच गया, H2 प्लस हाफ O2 बराबर H2O। तो तीसरे पॉइंट में क्या बोले हैं कि अगर फ्रैक्शन रहता है तो उसको हटाने की कोशिश करो। तो कैसे हटेगा, तो 1/2 है तो पूरे इक्वेशन में ही 2 से गुना कर दो। तो 2 से गुना कर दोगे तो 2H2 और प्लस 1/2 से 2 ये कट जाएगा, और यानी O2 बच गया बराबर इस साइड में एरो के साइड में, उस साइड में 2H2 हो जाएगा, 2 से गुना करोगे तो यहाँ पे हम लोग क्या देख लिए कि अगर फ्रैक्शन से भी गुना करें बैलेंस करने के लिए तो ये ज़्यादा आसान है। फ्रैक्शन से हमने गुना कर दिया और फिर बाद में फ्रैक्शन को एलिमिनेट, जो भी फ्रैक्शन है, जैसे मान लेते हैं किसी में 1/2 है, किसी में 1/3 है, ऐसा से गुना करना पड़ जाता। तो पूरे इक्वेशन को इसके LCM से गुना कर दो, 6 से गुना कर दो। ठीक है, तो 2 से 6 कट जाएगा 3 टाइम्स, यानी 3 रह जाएगा, और 3 से ये 2 टाइम्स। तो इस तरह से भी तुम कर सकते हो। ठीक है, अब बैलेंस करते कैसे हैं ये मैं आपको अगले क्लास में बताऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।